कहता है कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो पहला तत्व 8वें तत्व के साथ ठीक उसी प्रकार समानता प्रकट करता है जिस प्रकार संगीत का पहला स्वर 8वें स्वर के साथ समानता प्रकट करता है। और कैसे सर? तो देखिए एग्जाम्पल, सा रे गा मा पा धा नी, के बाद सा रिपीट हो रहा है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 और 7 के बाद 8वां रिपीट हो रहा है। तो इसमें क्या समानता देखिए कि संगीत का पहला शब्द यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, इसे से रख दिया जाए तो पहला तत्व 8वें तत्व के साथ भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों की समानता प्रकट करेगा। दिखाते हैं कैसे। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। कहोगे सर कि यहाँ पे हीलियम छूट गया या नियॉन छूट गया, उस समय नहीं खोजा गया था। मैग्नीशियम, फिर इसके बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु भार कितना था? 40। हाइड्रोजन का 1, इसका 7, इसका 9, इसका 11, इसका 12, इसका 14, इसका 16, इसका 19, इसका 23, इसका 24, इसका 27, इसका 28, इसका 31, इसका 32, इसका 35.5, इसका 39 और इसका 40। तो 40 तक के तत्वों का को सही तो वर्गीकृत कर पाया, सही अरेंज कर पाया, लेकिन 40 के बाद इसमें भी असमानता दिख गई। इसका मतलब न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत भी तत्वों के वर्गीकरण के लिए सही नहीं पाया गया। आई बात लोथर-मेयर बकरे। लोथर-मेयर बकरे ने परमाणु आयतन तो उस समय तक ज्ञात। लोथर-मेयर ने 1869 की मैं बात कर रहा हूँ, ये 1863 की बात है। 1869 में उस समय तक ज्ञात 58 तत्व, उस समय गांधी जी के जन्म दिवस के समय तक केवल 58 तत्व ही खोजे गए थे। आज 118 तत्व खोजे गए हैं। तो उस समय तक ज्ञात 58 तत्वों के परमाणु भार व परमाणु आयतन के मध्य एक ग्राफ खींचा। उस ग्राफ में क्या पाया? उस ग्राफ में कुछ पिक्स पाई गई। वो पिक्स आपको हमने चित्र भेजे हैं। जो टॉप लेवल पे दिखा होगा, लिथियम दिखा होगा, आपको सोडियम दिखा होगा, पोटेशियम दिखा होगा, फिर रुबिडियम दिखा होगा और सीसियम दिखा होगा। तो जो टॉप पिक के सबसे ऊपरी सिरे पे पाया गया वो तत्व प्रबल धन विद्युतीय लक्षण थे, मतलब प्रबल धनात्मक, तुरंत धन आवेशित बनाना, तुरंत इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले तत्व थे। तो ये सारे के सारे उचली पिक पर पाए गए और इस पिक के चढ़ान पर जो पाए गए वो अधात्मीय थी। और जो इस पिक के निचले सिरे पे पाई गई वो सारी की सारी क्या थी? वो 8 समूह के तत्व थे। जो मतलब कहने का तात्पर्य है वो डी ब्लॉक के तत्व थे जो परिवर्ती संयोजकताएं प्रकट करते थे। तो इससे क्या पता चला? तो इससे केवल समान गुणधर्म वाले तत्वों की जांच हो सकी कि कौन कौन तत्व, जो 58 तत्व उस समय तक ज्ञात थे, उनमें समान गुणधर्म वाले कौन कौन तत्व थे। तो सभी परिकल्पनाओं से कुछ निष्कर्ष निकले जिसका अनुप्रयोग कर 1869 में ही दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ ने एक आवर्त बनाई, जो प्रथम आवर्त बनी, जिसको आप मेंडलीफ की मूल आवर्त कहते हैं। और वह 1871 में बनकर तैयार हुई। उस समय तक 58 तत्वों के लिए वह मेंडलीफ की मूल आवर्त बनाई गई थी। मेंडलीफ की मूल आवर्त में तत्वों का जो मूल लक्षण था उनका परमाणु भार था और उसमें तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ ने पहली आवर्त बनाई जो 1869 में बनाना तैयार शुरू किया और जो बनकर 1871 में बनकर तैयार हो गई। ये
में तत्वों का जो मूल लक्षण था उनका परमाणु भार था। यह मेंडलीव के मूल आवर्त नियम पर आधारित है। मेंडलीव के मूल आवर्त नियम पर आधारित है। मूल आवर्त नियम क्या है? तो तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। इस कथन का क्या तात्पर्य है? यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित क्रम अंतराल बाद उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों की पुनरावृत्ति होगी। मतलब तत्वों को उनके परमाणु भारों, देखिए हमने गलत बोल दिया, यहाँ परमाणु भारों, क्योंकि मेंडलीव का जो मूल आवर्त नियम था वो किस पर आधारित था? परमाणु भार पर। तो तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी बनाई गई, इसमें तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। अब बात करते हैं जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी उसमें 12 क्षैतिज पंक्तियाँ थी। 12 क्षैतिज पंक्तियाँ थी जिन्हें श्रेणी कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? श्रेणी, सीरीज कहते हैं, सीरीज। और 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे। 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम जिन्हें समूह, वर्ग या फैमिली कहते हैं। समूह, वर्ग या फैमिली में जब तत्वों को रखा गया तो इस बात का जरूर ध्यान दिया गया कि समान गुणधर्म वाले तत्व ही एक समूह में रखे जाएं। और 12 क्षैतिज पंक्तियां बनाई गई थी, उस क्षैतिज पंक्तियों को कैसे डिफाइन करोगे? तो ध्यान से देखो, इसको क्षैतिज पंक्ति कहते हैं। इस तरह 12 लाइनें बनाई गई और इसको ऊर्ध्वाधर कॉलम कहते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं हम, ऊर्ध्वाधर कॉलम में बांटा गया है। यदि आप एच.सी. श्रीवास्तव की किताब पढ़ते होंगे, यदि खरीदा होगा आपने, तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में आपको 12 क्षैतिज पंक्तियाँ दिख जाएंगी और उसमें जितने तत्व हैं 58 तत्वों को रखा हुआ क्रम भी दिख जाएगा। उसमें आप देखेंगे नवी जो पंक्ति है, नवी जो क्षैतिज पंक्ति है, नवी श्रेणी है, उसमें पूरा का पूरा इम्पटी है, एक भी तत्व नहीं रखे गए हैं। तो ये भी इसका ड्रॉबैक था। तो मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के लाभ क्या थे? लाभ भी बता दें, तो लाभ जानें। मेंडलीव का लाभ पहली बार बनी थी, तो मेंडलीव का जो मूल आवर्त सारणी है उससे तत्वों के अध्ययन में सहूलियत प्रदान हुई कि तत्वों को कैसे याद कर लेंगे। तत्वों के अध्ययन में सहूलियत प्रदान हुई। नंबर दूसरा, नए तत्वों के अनुसंधान में मतलब जो भी हमने क्षैतिज पंक्तियों में देखा या समूहों में देखा, जो खाली स्थान थे उसको भरने की जिज्ञासा आई, तो नए तत्वों के अनुसंधान में मदद मिली और तत्वों का सही परमाणु भार ज्ञात करने में मदद मिली। तो इसके 3 लाभ हैं। पहला, अध्ययन में सहूलियत, नंबर दूसरा अनुसंधान, और नंबर तीसरा सही तत्वों के परमाणु भार ज्ञात करने में मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी का लाभ है। नंबर इसमें आता है आगे कि इस आवर्त सारणी का दोष क्या है? तो जब रेडियो एक्टिविता, परमाणु संरचना और समस्थानिक संभारी की खोज हुई तो यह सिद्ध हो गया कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी दोषपूर्ण है, क्योंकि तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार नहीं। और इस कथन की पुष्टि H.G. मोज़ले ने 1913 में की थी। 1913 में उन्होंने बतलाया था कि तत्वों का जो मूल लक्षण होता है उनका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार नहीं। और उस आधार पर उन्होंने एक आवर्त नियम प्रतिपादित किया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। अब बात करते हैं आधुनिक आवर्त नियम, और इस आधार पर एक नई आवर्त और भी इसकी बात कर लें तो इसके दोष में आ जाएं
तो कुछ तत्व भी थे, जैसे कि टेलुरियन की बात करते हैं, आयोडीन की बात करते हैं। आयोडीन का परमाणु भार होता है 127 और इसका माना गया था 126 की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रयोग द्वारा देखा गया तो टेलुरियम का परमाणु भार आयोडीन से अधिक पाया गया, 127.9 पाया गया, जबकि आयोडीन का 126.9 ही पाया गया था। तो आयोडीन को पहले रखा जाना चाहिए था, टेलुरियम को बाद में। यह इस आवर्तसारणी का मूल दोष भी था। उसी प्रकार निकिल और कैडमियम की भी बात आती है, दोनों के परमाणु भार 58 मानकर उनको एक ही जगह रख दिया गया। ये भी इस आवर्तसारणी का प्रमुख दोष था। अब बात करते हैं आगे चलें तो इस आवर्तसारणी में और भी विसंगतियाँ की बात करें तो इसमें जो मुख्य विसंगति वही थी कि समस्थानिक और संभारी को कहाँ रखा जाए। तो समस्थानिक का परमाणु क्रमांक समान होता है, संभारिकों का परमाणु भार समान होता है, तो सारे के सारे संभारिक जिनका परमाणु भार समान है उनको एक ही जगह पे रख दिया जाए, तो ये भी संभव नहीं था। तो ये था मेंडलीव के मूल आवर्तसारणी के दोष। अब इसके बाद शुरू होती है मेंडलीव की संशोधित आवर्तसारणी, जो आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है। हम उस पर डिस्कस करते हैं। संरचना, रेडियो एक्टिवता, समस्थानिक संभारिक की खोज के बाद यह पुष्ट हो गया कि मेंडलीव की मूल आवर्तसारणी दोषपूर्ण है। उस आधार पर एक नया आवर्त नियम बनाया गया, जिसे आधुनिक आवर्त नियम था। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप बतलाएंगे। वही आप तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण, उनके यहाँ पे परमाणु क्रमांक करते हैं, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इस कथन का तात्पर्य यह है कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तो एक निश्चित क्रमानुसार या निश्चित क्रम के बाद उनके तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों की या गुणधर्मों की पुनरावृत्ति होगी। यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तो एक निश्चित क्रम के बाद उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों की पुनरावृत्ति होगी। यह आधुनिक आवर्त नियम, जिसको किसने दिया था, H.G.J. मोजले ने दिया था 1913 में। इसे मोजले का नियम भी कहा गया है। इसमें तत्वों का जो मूल लक्षण बताया गया है वह परमाणु क्रमांक है। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट डे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।